नमस्कार साथियों, जो यह वीडियो में देख रहे हैं, खेत जो देख रहे हैं सब जितना भी सारी है मेरा ही है। जो कृषि कानूनों की वास्तविकता यानी रियलिटी ऑफ फार्म एक्ट्स को लेकर जो इस समय विरोध चल रहा है, यह विरोध दिख रहा है। उम्मीद थी कि आजकल में ये समस्याएं ठीक हो जाएंगी, लेकिन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी के इंटरवेंशन के बाद ये समस्याएं जो है ठीक होती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। और इस फार्म एक्ट्स को लेकर इतनी सारी डिबेट्स है और ढेर सारी कन्फ्यूजन है। किसी को लग रहा है कि ये जो लोग विरोध कर रहे हैं वो किसान है या भी नहीं भी है, ये समझ में नहीं आ रहा है। कोई इस बात से परेशान है जब यह देश के लिए एक्ट्स है तो केवल पंजाब और हरियाणा में ही विरोध क्यों हो रहे हैं, बाकी राज्यों में क्यों नहीं हो रहे हैं। कोई कह रहा है कि सरकार ने जिस तरह से ये बिल पास करवाए हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट, जैसे ही किसान तबका के नेता सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, वैसे ही बिल जो है, ये तीनों एक्ट जो हैं खारिज हो जाएंगी। कोई कह रहा है कि 1991 में जो एक न्यू इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी, वही ठीक उसी प्रकार 2020 में किसानों के लिए ये तीनों एक्ट्स शामिल किए गए हैं। लेकिन अब मामला गंभीर होते चला गया है। ये मामला जो है पॉलिटिक्स का रूप ले लिया है। ये पार्टी उसको प्रेस कर रहा है वगैरह वगैरह, आप देख रहे हैं। तो लेकिन मुझे तो पॉलिटिक्स से उतना दिलचस्पी भी नहीं है और मैं मेन मुद्दा को समझना चाहता हूँ और आप सबको समझाना चाहता हूँ कि क्या है मुद्दा। मैं किसान भाइयों, देखिए दोस्तों, लोग कह रहे हैं किसान भाई किसान भाई किसान भाई। किसान भाई बहनों तो हो सकती है ना किसान। तो दोस्तों, मैं किसान भाइयों और बहनों से कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को ज़रूर देखें। दरअसल 2016 में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक स्पीच के माध्यम से कहा कि 2022 तक किसानों की जो आमदनी है दोगुनी कर दी जाएगी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि देयर आर 4 एस्पेक्ट्स ऑफ दिस टाइप्स ऑफ बिल, यानी ये जो 4 तरह के ये जो बिल पास हुए हैं, ये 4 तरह से हुआ है। कैसे हुआ है? पहला तो कॉन्स्टिट्यूशनल के बेस पर APMC एक्ट नंबर 1, दूसरा जो है MSP एक्ट नंबर 2 और तीसरा जो है इसेंशियल कमोडिटी एक्ट ECA एक्ट नंबर 3। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेस्ड पे कैसे है? क्या ये कानून जो है संवैधानिक है? आर दिस एक्ट्स आर कॉन्स्टिट्यूशनल? दोस्तों, 20 सितंबर 2020, देखिए दोस्तों, 20 सितंबर 20 और 2020, सितंबर 20 2020 का बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए कि
राष्ट्रपति के महामहिम राष्ट्रपति के ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश के बाद ये तीनों बिल को संसद में पारित किया गया। और पॉलिटिक्स भी है, लेकिन पॉलिटिक्स में नहीं जा रहे हैं दोस्तों। तो सबसे पहले कहेंगे यहीं कि क्या ये कानून जो है संवैधानिक है? आर दीज एक्ट्स आर कॉन्स्टिट्यूशनल? तो अब संवैधानिक है तो कैसे है? सबसे पहले वहाँ देखें कंटेंट क्या है। ये जो तीनों बिल पास हुआ है, एपीएमसी एक्ट, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट नंबर 1, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक्ट नंबर 2 एंड ईसीए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट नंबर 3। तो ये तीनों कानून जो है, तीनों जो एक्ट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है। कैसे? तो सबसे पहले ये तीनों एक्ट जो है उसमें देखा जाता है, ऐसा ही कोई बिल पास नहीं हो जाता है, बट देखा जाता है कि उसका कंटेंट क्या है। दूसरा है कि प्रोसीजर, उसका प्रोसीजर जो हुआ, जैसे प्रोसीजर एस्टेब्लिशमेंट बाय लॉ, प्रोसेस बाय प्रोसेस हुआ है कि नहीं। प्रोसेस के अकॉर्डिंग कुछ होता है ना, तो प्रोसेस से कोई भी लॉ पास हो रहा है या नहीं। तो विषय वस्तु की दृष्टि से कोई कानून असंवैधानिक कब हो सकता है? जब आर्टिकल 13 यानी फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, दूसरा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और तीसरा जो है स्टेट लेजिस्लेटिव पावर। एक्ट नंबर 13 जो है बाबू, एक्ट नंबर 13 जो है दोस्तों, ये फंडामेंटल राइट्स के एगेंस्ट नहीं है, खिलाफ भी नहीं है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ भी नहीं है, और स्टेट लेजिस्लेटिव जो पावर है खिलाफ नहीं है। कैसे? आर्टिकल 21 जीवन जीने का अधिकार। आर्टिकल 21 कहता है कि जीवन जीने का अधिकार, मन करेगा तो हम जी भी सकते हैं, मन करेगा तो नहीं भी जी सकते हैं, है ना। जैसे अभी जम्मू कश्मीर से जो 35 धारा 370 और 35A जो वहाँ से रिप्लेस किया गया, तो उसमें कहा गया कि लास्ट में ये भी प्रोसीजर बाई प्रोसीजर हुआ, तो पता चला कि वहाँ पे कोई भी ज़मीन ले सकता है, वहाँ बस सकता है, हाँ, या वहाँ से दूसरे जगह जाके अपना ज़मीन को ले सकता है, रह सकता है। तो आपकी ये है ना, आपका ये आपको करना है ना कि हम करेंगे या नहीं करेंगे। तो मतलब जैसे मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ दोस्तों, इंजीनियर हूँ, तो हम पे डिपेंड कर रहा है ना कि ये जो बिल है फंडामेंटल राइट्स के मतलब एगेंस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि घर बनाने के लिए बन जाता है, लेकिन क्या होता है कहीं खिड़की ख़राब हो जाती है तो उसको मरम्मत कराते हैं, कहीं ऐसा होता है कि पिलर सही से वर्क नहीं कर रहा है, कहीं वॉल को पुट्टी वगैरह कराना होता है या उसको अच्छा दिखने के लिए। तो मेरा यही कहना है दोस्तों कि तीनों कानून जो है एपीएमसी एक्ट, एमएसपी और ईसीए एक्ट, तीनों को फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ नहीं है। दूसरा है जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरलिज्म, यानी
सेंटर ऑफ स्टेट्स पावर। फेडरलिज्म का मतलब होता है दोस्तों कि सेंटर ऑफ स्टेट्स पावर, सेंटर एंड स्टेट्स पावर। अगर सेंटर और स्टेट्स पावर जो भी है, बिहार सरकार या जो भी सरकारें हैं, स्टेट्स पावर हो गया या सेंटर पावर, सेंट्रल पावर, अगर दोनों जो है प्यार मोहब्बत से कोई भी काम को करेगा, कोई भी बिल पास हुआ है उसको प्यार मोहब्बत से करेगा, तो उसको बोलेंगे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तथा दूसरा जो है, अगर दोनों में थोड़ा झगड़ा टाइप हो जाएगा तो उसको कहेंगे कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। ठीक इस प्रकार मार्केट में भी होता है, प्राइस ऑफ मार्केट भी अलग अलग तरह के होते हैं। आप सब इकोनॉमिक्स में भी जरूर पढ़े होंगे, देखे होंगे। और स्टेट लेजिस्लेटिव पावर के बारे में भी आर्टिकल 246 कहता है, आर्टिकल 246 के 7th शेड्यूल यानी 7वीं अनुसूचित में यूएल है यानी यूनियन लिस्ट, एसएल है स्टेट लिस्ट, और सीएल है कॉन्करर्स यानी संघ सूची, राज्य सूची और सीमावर्ती सूची। आर्टिकल 254, जब भी सेंट्रल और स्टेट से कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो आर्टिकल 254 कहता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ फेडरल को माना जाता है सुप्रीमेसी, डॉक्ट्रिन ऑफ फेडरल सुप्रीमेसी। अंततः सेंट्रल के सुप्रीमेसी को माना जाता है। जब भी सेंट्रल और स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जब भी सेंट्रल और स्टेट से कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो अंततः सेंट्रल के सुप्रीमेसी को माना जाता है। यदि वो संविधान से सुसंगत हो तो। लेजिस्लेटिव पावर का मतलब हुआ भाई कि स्टेट पावर कंकरेंट लिस्ट। स्टेट पावर में एग्रीकल्चर है कि नहीं, एग्रीकल्चर हुआ। T&C ट्रेड एंड कॉमर्स, PS&D, P फॉर प्रोडक्शन सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कंकरेंट लिस्ट जो हुआ तो ये सब हो रहा है कि नहीं, तो यही ना APMC है। APMC में क्या है, प्रोडक्शन सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए ये बहुत अच्छा ये जो प्लेटफॉर्म है। कंकरेंट लिस्ट में एंट्री नंबर 36 प्रोडक्शन सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेड एंड कॉमर्स की भी बात, ये जो फार्म एक्ट्स है पासेस थ्रू एंट्री नंबर 33। ये जो बिल जो पास किया गया है एंट्री नंबर 33 से पास किया गया है। एक्ट नंबर 1 APMC एक्ट, द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन। यानी फार्मर जो प्रोड्यूस कर रहा है, सबसे पहले APMC एक्ट जो है, एक्ट नंबर 1 क्या होता है, द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन। तो आप चाहे तो गूगल पर सर्च करके अपना APMC एक्ट नंबर 1, MSP एक्ट नंबर 2 एंड एसेंशियल कमोडिटी एंड ECA एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को भी, तीनों को प्रिंट आउट करके आप उसको अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं। तो मेरा व्यक्तिगत, तो सबसे पहले ये जो बात है APMC एक्ट जो है उसको समझिए क्या होता है दोस्तों। फार्मर प्रोड्यूस, स्पष्ट जो कहा गया है, द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन। ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन यानी फार्मर प्रोड्यूस, इसमें आ ही रहा है, फार्मर जो भी प्रोड्यूस करेगा, जो भी, अच्छा फार्मर किसको कहेंगे दोस्तों, ऐसा नहीं ना जो मैं अपने खेत दिखा रहा हूँ तो मैं एक फार्मर हूँ, नहीं। फार्मर उसको कहेंगे जो जिसके पास खेती, तो सबसे बड़ी बात यह है किसान हो, खेती है।
दूसरी बात ये भी है, जो गाय भैंस पालता हो, अपने दूध को डेयरी तक पहुंचाता है। चौथी, जो भी व्यवसाय किया हो, ट्रेड एंड कॉमर्स की बात किया जाए, कोई भी एनिमल हस्बेंड्री हो गया या फिशरी हो गया, फिशरी इंडस्ट्री हो गया, जो भी हो, ये सब फार्मर के अकॉर्डिंग आता है। तो मेरा व्यक्तिगत समझ ये तीनों अल्टीमेटली एक्ट जो अच्छे ज़्यादा है पर बुरे कम है, इसलिए इन्हें थोड़े संशोधन के साथ सरकार को चलना चाहिए। लेकिन एकदम कानून के खिलाफ अंधा हो जाना, सरकार के खिलाफ अंधा हो जाना अच्छी बात थोड़ी है। तो ट्रेड आर पहला जो है दोस्तों, मेन प्रोविजन ऑफ एक्ट नंबर 1 कि ट्रेड आर आउटसाइड एपीएमसी। एपीएमसी के जो भी आउटसाइड है, आउटसाइड एरिया जो है, ट्रेड एरिया, जैसे हरियाणा और पंजाब में इसको आड़तिया बोला जाता है। आड़तिया यानी मिडिल मैन, बिचौलिया जिसको कहते हैं, बिचौलिया, तो वही उसके अधीन हो जाता है, उसका पावर पॉलिटिक्स भी है। तो ट्रेड एरिया आउटसाइड एपीएमसी की बात करते हैं तो फार्म गेट हो गया, फैक्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग डेट इज मैंगो, वेयर हाउस हो गया, कोल्ड स्टोरेज हो गया, एक्सपोर्ट, जहाँ किसान जिसको जहाँ भी बेचना हो, अपने स्टेट में हो या कहीं भी, वो बेच सकता है। दूसरी बात ये भी है, एपीएमसी एक्ट उसके लिए है ओनली स्टेट, अपने स्टेट के भीतर ही अच्छा रेट मिले तो वहाँ भी बेच सकते हैं। अगला जो है दोस्तों, इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट। इसमें क्या होगा कि ऑनलाइन ट्रेडिंग होगा, यानी जिस प्रकार अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से क्या होता है कि कोई भी बुक्स, जैसे स्टूडेंट के लिए क्या होता है, कोई भी बुक्स अपना ऑनलाइन कर दिया और वो तुरंत अपना आ जाता है, ठीक उसी प्रकार ये किसानों को ऑनलाइन ट्रेडिंग के माध्यम से किसानों को कुछ अपना डॉक्यूमेंट्स लगेगा और अपना रजिस्टर करेंगे और अपना अनाज जो है, जो भी खेती से या जो भी वगैरह वगैरह से उपजेगा, जो भी लैंड से या वगैरह वगैरह से जो भी होगा, उस कमोडिटीज़ को, उस इसेंशियल गुड्स को क्या करेंगे, ऑनलाइन अपना बेच सकते हैं। इसमें क्या होगा कि नो टैक्स का कोई बात नहीं होगा, लफड़ा नहीं होगा। और उसको जैसे मान लीजिए कि अभी कोई मंडी में, मतलब जो मंडी की बात करते हैं ना, एपीएमसी मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, यानी इसमें यानी जो ट्रेड की बात कर रहे हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स का, तो ट्रेड एंड कॉमर्स मतलब अपना ट्रेड कर सकते हैं। कॉमर्स जो हो गया एक एक्टिविटी हो गया, जैसे किसान जो है, क्या होता है, किसान जो है जैसे आलू खरीदता है, किसान आलू कोई दूसरे को देता है, यानी अगला जो कंज्यूमर है, तो क्या होता है कि दाम अगर 40 रुपया रहता है आलू का केजी, तो उसको मात्र 10 से 15% ही किसान को आता है। लेकिन जो एक्स्ट्रा खर्च जो होता है, एक्स्ट्रा जो किसान को नहीं मिल पाता है, मार्केट एमएफ जिसको बोलते हैं, मार्केट क्या बोलते हैं उसको, मार्केट प्राइस ऑफ
के माध्यम से 3%, आरडीसी के माध्यम से 3%, और सीए यानी जिसको बोलते हैं कंज्यूमर जो होता है 2.5%, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी लगता है। लेकिन ये सभी को इंक्लूड करते हैं तो आपको टोटल 10%, अप्रॉक्सीमेट 10% से 15% के बीच में आ ही रहा है। तो एक नंबर 2 जो कहता है दोस्तों कि सरकार ने जो रेट तय किए हैं इसमें कम प्राइस पर फसल कहीं भी बेचना है, इसे ही एमएसपी यानी एक फिक्स, सरकार ये जो किए हैं फिक्स कर रहा है कि ये कहीं भी कम प्राइस पे नहीं, एक फिक्स हो जाएगा कि हाँ इतने पे हमको बेचना है। और इसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो है, जो भी गुड्स वगैरह ये सब आपको, जैसे 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी थे तो उस समय उनके पास, हालांकि उनके पास उतना बहुमत भी नहीं था, लेकिन वो स्टेट पावर से सहमति करके कानून को पास किया था, जिसको बोलते हैं मॉडल एपीएमसी। तो मुझे यही लगता है दोस्तों कि मेरा अपना व्यक्तिगत राय है कि ये तीनों एक्ट्स है, अल्टीमेटली ये तीनों एक्ट्स है बुरे कम हैं और अच्छे ज़्यादा हैं, इसलिए इन्हें थोड़े संशोधन की ज़रूरत है और सरकार को भी सुननी चाहिए। और चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन पीरियड में ही जो ये बिल पास हुआ है, संसद द्वारा ये पारित हुआ है, तो स्पष्ट ही बोल दिया था कि आपदा को अवसर में बदलना है। तो कोरोना जैसे यानी एपिडेमिक में अवसर में तीनों बिल पास करके अवसर में बदल दिए हैं। तो दोस्तों थैंक यू, शुक्रिया।